बोले भगवान केदारनाथ की जय। मैं केदारनाथ की महापुण्य भूमि को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आप सभी मेरे बहुत आदरणीय, सम्मानित, प्यारे प्यारे केदारनाथ वासियों को भी इस विधानसभा, जो पुण्यमयी विधानसभा है, उस क्षेत्र के लोगों को, यहाँ के गाड़ गधेरे, धार और सभी उनके संरक्षक देवी देवताओं को भी प्रणाम करता हूँ। मुझे आप सबसे बात करते हुए बहुत गौरव की अनुभूति हो रही है। यहाँ का प्रतिनिधित्व इस समय उत्तराखंड की विधानसभा में मेरे प्यारे छोटे भाई मनोज रावत करते हैं, और जिन्होंने अपने प्रतिनिधित्व की क्वालिटी से, उसके स्तर से सारे राज्य को और देश को प्रभावित करने का काम किया है। सारे लोग एक मत हैं राज्य के कि वर्तमान विधानसभा ने यदि किसी रत्न को दिया है तो उन जो रत्न दिए हैं उन रत्नों में मनोज रावत ने सबसे ज़्यादा अपनी आभा और प्रतिभा का लोहा मनवाया है। अब यही देखिए ना, हमारे तीर्थ पुरोहितों की लड़ाई में किस तरीके से पूरी विधानसभा को जोड़ दिया, पूरी कांग्रेस पार्टी को जोड़ दिया। देवस्थानम बोर्ड अनंतो गत्वा राज्य सरकार को भंग करना पड़ा। ये होती है व्यक्ति की कुव्वत। इसीलिए मैं कहता हूँ कभी कभी 100 के समान होता है। और केदारनाथ के दोस्तों, आपका 100 के समान है। मैं अपनी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ईश्वर सिंह बिष्ट जी, ब्लॉक अध्यक्ष गोकुल हरीश जी, गोकुल लाल जी, रघुवीर सिंह अश्वाल जी, प्रेम सिंह गोसाई जी, पंडित श्रीधर भट्ट गुरु जी, रूप सिंह जी, दलवीर सिंह जी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के श्री दलवीर सिंह तिंदूरी जी, जिला पंचायत सदस्य आनंद सिंह नेगी जी, दीपा जी मेरी बहन, बहुत स्नेहमयी बहन, हमारे तीर्थ पुरोहित परिवार के और जो इस क्षेत्र के स्तंभ रहे नंद किशोर तिवारी जी और विमल चंद शुक्ला जी, आज मुझे बहुत याद आ रहे हैं। इन लोगों ने यहाँ कांग्रेस को खड़ा करने में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। तो उनके सभी कुटुंबीजन, कुलदीप भंडारी जी, गणेश तिवारी जी, विनोद चंद्र जी, सुलोचना जी, देवश्री जी, सोमेश्वरी भट्ट जी और मेरे सभी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता बहन और भाई, मैं आप सबसे करबद्ध आग्रह करने के लिए आपके सामने खड़ा हूँ। मेरा आग्रह है, इस विधानसभा चुनाव में आप फिर से मनोज रावत को और कांग्रेस को विजयी बनाइए। कांग्रेस पार्टी करीब सैद्धांतिक निर्णय ले चुकी है कि अपने सभी वर्तमान विधायकों, जिन्होंने जब 9 रह गए थे 90 का काम किया है विधानसभा में, सरकार को समय समय पर झुकाया है, जनता की बात सुनने के लिए और अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए बाध्य किया है, सरकार के गरूर को, अहंकार को तोड़ा है। तो ये मनोज हमारी धरोहर हैं। ये अकेले अब कांग्रेस की धरोहर नहीं है, केदारनाथ जी के आशीर्वाद से ये अब राज्य की धरोहर है। इनको सहेज करके रखना है, इनको निरंतर
आपके आशीर्वाद की आवश्यकता होगी। ये विनम्रता के भी प्रतीक हैं, विद्वता के भी प्रतीक हैं। जैसा व्यक्ति होना चाहिए था केदारनाथ विधानसभा का प्रतिनिधि, ये अपने आप को उस लायक सिद्ध कर रहे हैं। ये भगवान केदारनाथ की असीम कृपा है कि जो निर्णय आप सब ने किया, उस निर्णय को मनोज रावत जी ने गौरवान्वित करने का काम किया है। इस बार ये और प्रभावी तरीके से काम करेंगे, क्योंकि व्यक्ति के अनुभव के साथ बहुत कुछ सीखता है। जब हमने पिछली बार इनको पार्टी का उम्मीदवार बनाया था, तो मेरे मन में कल्पना थी कि कभी ऐसा व्यक्ति जो डांडे कांडे गाड़ गधेरों की बात करेगा, हमारी ये भौगोलिक परिस्थितियों, हमारी कठिनाइयों, हमारी इतनी एक्सट्रीम ठंड और उसी तरीके की जो हमारी भौगोलिक बनावटों में कहीं बहुत ठाड़ी है और तो कहीं एकदम ऐसे रास्ते हैं जो जिनको पार करना चुनौतीपूर्ण है, जो उन सब की भाषा को समझता है और वहाँ रहने वाले लोगों के दुख दर्द को, उनकी भावनाओं को समझता है। तो मैं चाहता हूँ कि समय के साथ जो वो सीखें, उसका लाभ सारे ही ऐसे अंचलों को मिले जो अंचल आज भी अपने लिए संघर्ष कर रहे हैं। पिछला 5 साल राज्य के लिए विकास शून्यता का रहा। डबल इंजन की बात हुई, लेकिन डबल इंजन स्टार्ट ही नहीं हो पाया। और इस बात को जिन्होंने डबल इंजन की बात कही, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया। इसीलिए तो 3-3 मुख्यमंत्री बदल दिए। एक मुख्यमंत्री बजट सत्र के बीच में कान पकड़ करके निकाल दिए, ये भी नहीं बताया क्यों निकाल रहे भैया, क्यों हटा रहे। दूसरे व्यक्ति को ये मालूम ही नहीं पड़ पाया क्यों मुख्यमंत्री बना, क्यों उसको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। और तीसरे व्यक्ति से कहा कुछ नहीं, जो हम लिखें उसको पढ़ देना, वही काफ़ी है। वो केवल कागज़ पढ़ते और घोषणाएं करते फिर रहे और अमल के नाम से कुछ नहीं है। यदि कुछ हो रहा है तो नदी नाले गाड़ गधेरों का उल्टा सुल्टा खनन हो रहा है। और अभी जो मैंने देखा तमाशा, आचार संहिता लगने के बाद ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जिस तरीके का नग्न खेल हुआ है, पैसों का जिस तरीके से आदान प्रदान हुआ है, उत्तराखंड की जो सचिवालय है वो इस समय भ्रष्टाचार की गंध से महक रहा है। बहुत तकलीफ होती है ये कहते हुए। तो ऐसी क्या यही अपेक्षा थी उत्तराखंड के लोगों की? बहुत सारे कष्ट हैं हमारे, बहुत सारे सवाल थे। यही भगवान केदारनाथ की कृपा से हमारी सरकार जो कुछ उस समय कर पाई, मुझे बहुत खुशी है ये कहते हुए। जब सोनिया जी ने मुझसे कहा था, हरीश तुमको इसलिए भेज रहे हैं कोई दुखी न रहे, पूरा पुनर्निर्माण भी होना चाहिए और पुनर्वास भी पूरा होना चाहिए। मैं आज आपसे विनम्रतापूर्वक कह रहा हूँ, मैंने इन दोनों दायित्वों को भगवान केदारनाथ के आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से, अपने कर्मचारी दूसरे सब लोगों के निरंतर साथ देने से हम एक ऐतिहासिक काम कर पाए। केदारनाथ यात्रा जिसको लोग कहते थे अब 10 साल भूल जाइए, हमने उसी साल संचालित कर, हमने उसको बाधित ही नहीं होने दिया। हमने कहा भगवान केदार, तुम्हारी पूजा के लिए लोग क्या कुछ नहीं कर देते, तो हम उत्तराखंड वासी क्या कपाट बंद रखेंगे? तो कपाट खुले। आप सब ने केदारनाथ जी के दर्शन किए, देश और दुनिया ने केदारनाथ जी के दर्शन किए। हमने यात्रा सतत चलाई और जो एक एक पत्थर गारे को जोड़ करके किस तरीके से कड़कड़ाती ठंड में भी व्यवस्थाओं को बनाया गया। आज जो भव्यतम स्वरूप है केदारपुरी का, वो हमारे उत्तराखंड की जीवटता को दिखाता है। ये दिखाता है कि उत्तराखंड ठान ले, उत्तराखंड के लोग ठान लें तो असंभव को संभव कर सकते हैं। केदारनाथ जी का पुनर्निर्माण का कार्य असंभव माना जाता था, लेकिन भगवान केदार की कृपा से वो संभव हुआ और उत्तराखंड का गौरव बढ़ा है। आज की सरकार से भी हमारी बड़ी अपेक्षाएं थी। जब वो आई तो हमने सोचा था जरा सा चौरा चौरी क्षेत्र में
चौराबाड़ी क्षेत्र में, जहाँ से पहले सैलाब आया था, वहाँ कुछ अवरोधक बनाने का काम जिसको हम नहीं कर पाए थे, समय ही नहीं मिल पाया, जितना समय मिला उसमें हमने सब काम किया, उसको कर देंगे। भैरवगढ़ी में जो शरण हो रहा है मिट्टी का, उसको रक्षित कर देंगे। केदारपुरी की मिट्टी को तल्ली लिंचोली तक रामबाड़ा तक मंदाकिनी जी काट रही हैं, उसके काम को वहाँ उसकी सुरक्षा के काम को कर देंगे। रामबाड़ा, तल्ली लिंचोली, मल्ली लिंचोली, केदारपुरी तक रोपवे के काम को पूरा कर देंगे। चौमासी वाले रास्ते को सुचारू बना देंगे, उसको 12मासी बना देंगे। और गौरीकुंड क्षेत्र के को अपने पुराने स्वरूप में ले आने का काम करेंगे, मगर इनमें से कोई काम आगे नहीं बढ़ पाया। ये अधूरा एजेंडा है। यदि मनोज मेरी बात सुन रहे हों तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, तुमको इसके लिए संघर्ष भी करना पड़े तो अगले 5 साल के लिए ये तुम्हारा अधूरा एजेंडा है, तुम्हारे बड़े भाई हरीश रावत का, इसको तुमको पूरा करवाना। और इस समय इस डबल इंजन की सरकार ने जो कुछ हमने उत्तराखंड के अंदर जन कल्याण की योजनाएं शुरू की थी, वो चीख चीख करके कह रही है फिर से कांग्रेस को लाओ। हमने नागरिकों को पेंशन का अधिकार दिया। पहले 3 पेंशनें मिलती थी, वृद्धावस्था, विकलांग और विधवा पेंशन, 200 रुपये मिलता था, उसको बढ़ा करके हमने 1000 रुपये तक ले गए। बल्कि विक्षिप्त पति की पत्नी को हम 1250 रुपये पेंशन देते थे। महिलाओं के हक में हर तरीके की दुखित महिला को हमने पेंशन से नवाजा, चाहे वो असहाय महिला हो, चाहे जिसकी शादी न हो पाए, 40 साल से ऊपर की उम्र हो गई है वो महिला हो, चाहे ससुराल से नाराज होकर के मायके में बैठी हुई हमारी बहन हो, या जिसका बच्चा विकलांग है वो बहन हो, हमने किसी न किसी तरीके से उनको जो है पेंशन योजना के साथ जोड़ा। हमने 3 प्रकार की पेंशनों को बढ़ा करके 18 प्रकार में पहुंचाया। किसान, पुजारी, पुरोहित, तीर्थ, ढोल बजाने वाले, वादक, जगरिए, डंगरिए, हमने कलाकार, हमारे पत्रकार, सबको हम इस दायरे में लाए। हमने महिलाओं के हित में एक बड़ा फैसला किया कि जिस घर के अंदर वृद्ध को पेंशन मिल रही है, यदि पत्नी भी 60 साल की हो गई है तो उनको भी पेंशन मिलेगी, या बेटी या बहू विधवा हो गई है दुर्भाग्य से तो उसको भी पेंशन मिलेगी। लेकिन हमारे बाद आने वाली सरकार ने वो पेंशन कहा, एक परिवार में एक पेंशन मिलेगी, और उसका प्रभाव ये रहा कि 69,000 हमारी बहनों को पेंशन से वंचित होना पड़ा। हम आएंगे फिर से उसको लागू करेंगे, पुराने स्वरूप में लागू करेंगे, और 18 पेंशनों को हम 21 पेंशनों में परिवर्तित करेंगे। मंगल गीत गाने वाली बहनों को भी, जो शादी, नामकरण आदि आदि मौके पर अपने मंगल गीतों से हमारे गाँव को गुंजायमान करती हैं, उनको भी पेंशन योजना से लाभान्वित करेंगे। हम जो निर्माण के काम में लगे हुए हमारे लोग हैं, पुल, पुलिया, सड़क आदि बनाने के, उनके भी 60 साल से ऊपर के सब लोगों को हम पेंशन प्रारंभ करेंगे, जिसको निर्माण कर्मी पेंशन कहा जाएगा। और जो हमारे घरों को आबाद कर रहे हैं, कुड़ी कहते हैं हमारे वहाँ, आप लोग भी शायद कुड़ी कहते होंगे, और बाड़ी है, जो खेती बाड़ी है, आंगन है, पूरा न भी करे, 2-4 खेत भी है, तो उन 2-4 खेतों को जो आबाद कर रहे हैं, गाय भैंस पाल रहे हैं, जो हमारे गाँवों को आबाद कर रहे हैं, हमारी कुड़ी बाड़ी को आबाद कर रहे हैं, उनके लिए हम एक कुड़ी बाड़ी पेंशन योजना प्रारंभ करेंगे। क्योंकि ये पेंशन योजना दूर दराज से जो बेबसी का पलायन है, उस पलायन को रोकने में बड़ी भारी मदद करेगी और बड़ी एक लाठी का काम करेगी हमारे नागरिकों के लिए। हमने अपनी बच्चियों के लिए, गरीब घर की बच्चियों के लिए गौरा देवी, नंदा देवी और कन्याधन योजना, ये तीनों योजनाओं के तहत 1,15,000 रुपये तक मिलता था। पैदा होते ही 5,000, फिर पालन पोषण के लिए 10,000, और फिर उनको अपने पढ़ाई के लिए 50,000 गौरा देवी में, और 50,000 रुपया शादी के वक्त नंदा देवी में मिलता था। इस सरकार ने इस योजना का कचूमर बना करके गौरा देवी, नंदा देवी
आज इन योजनाओं ये सब का ऐसा स्वरूप बिगाड़ दिया कि लोगों को 30,000 रुपया नहीं मिल रही। हम गौरा देवी, नंदा देवी कन्याधन योजना को फिर से पुराने स्वरूप में लाने का काम करेंगे। मैं अपनी बेटियों से कहना चाहता हूँ, ये तो हमारी बेटियों को होशियारी बनाना चाहते हैं। अरे इतने हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज खोले हमने, पॉलिटेक्निक, ITIs खोले, दूसरी शिक्षण संस्थाएं खोली, इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोले। कांग्रेस का लक्ष्य था कि हमारी बेटी के हाथ में कलम आए, कंप्यूटर आए, मोबाइल आए, ताकि वो आधुनिकता के साथ समावेश बिठाते हुए अपनी जिंदगी के पथ को सुगम बनाने का काम कर सके। हमारे बाद आने वाले कह रहे हैं कि उसको घसियारी बनाएंगे, कह रहे हैं घसियारी योजना, उसके हाथ में दराती देंगे। अरे परिवर्तन के युग में आप नई चीज सिखाइए ना। हमने तय किया है कि हम 18 साल से लेकर के 40 साल तक की अपनी बेटियों को, बहनों को उनके घरों के नज़दीक अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे, ITI इत्यादि में ट्रेनिंग सेंटर खोल करके काम करेंगे। और उनमें उनको ये जो मोबाइल टेलीफोन, अपना टेलीफोन निकालिए, हाँ मैं देख रहा हूँ आपके हाथ में जो टेलीफोन है ये एक जादुई टेलीफोन है, एंड्रॉयड टेलीफोन। इसके एप्लीकेशन में आप वर्क एट होम, जो इस समय अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप और हमारे यहीं चेन्नई में, बेंगलुरु में, गुड़गांव में, देहरादून में हो रहा है, वो काम मेरे केदारनाथ पे क्यों नहीं हो सकता, चौपता में क्यों नहीं हो सकता, वो हमारे अगस्त्यमुनि में क्यों नहीं हो सकता। तो हमारी बेटियों को हम ये काम सिखाएंगे और उनके हाथ में दराती नहीं, हम एंड्रॉयड टेलीफोन देने का काम करेंगे। हम महिला सशक्तिकरण को 2 हिस्सों में, एक तो स्वास्थ्य की दिशा में, हमारे यहाँ प्रदर रोग और खून की कमी एक बड़ी समस्या है। हमने इसके निदान के लिए गर्भवती महिला पौष्टाहार योजना शुरू की, फिर अतिरिक्त पौष्टाहार के तौर पर उनको मडुआ, 1 किलो काले भट्ट और नमक देते थे। इन्होंने उसको गड़बड़ा दिया है। और वृद्ध महिला के लिए हमने वृद्ध महिला पौष्टाहार योजना शुरू की। छोटी सी पोटली हर महीने देते थे अपनी वृद्ध माताओं को। उनको हमारे बाद आने वाले भाजपा के लोगों ने उस योजना को बंद कर दिया। कितना पाप कर्म किया इन लोगों ने, जरा कभी आपने विचार किया इस पर? आज इनको सबक सिखाना है। और हमारा वादा है आप सबसे कि अब हम महिलाओं के हित में बच्ची से वृद्ध महिला तक एक सार्वभौम पौष्टाहार योजना प्रारंभ करेंगे। हम महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महिला मंगल दलों को, महिला स्वयं सहायता समूहों को और कीर्तन मंडलियों को माध्यम बनाएंगे, इनको और संगठित करेंगे। जब हम सत्ता में थे तो हमने इंदिरा कैंटीन खोली, महिला स्वयं सहायता समूह संचालित करते थे। हमने ये पौष्टाहार का काम अपने स्वयं सहायता समूह को खोला, जिससे वो आर्थिक गतिविधियां चला सके। मैंने जो कर्ज में डूबे हुए महिला स्वयं सहायता समूह थे उनको आर्थिक सहायता दी ताकि वो सक्षम हो सके। आज बहुत सारे महिला स्वयं सहायता समूह सक्षम हो गए। जो नहीं सक्षम हो पाए हैं उनको सक्षम करेंगे। 28 काम हमने छांट करके रखे हैं जो अपने इन महिला स्वयं सहायता समूह को हम सिखाएंगे और सिखा करके उन कामों को उनसे करवाएंगे। ये स्कूल जाने वाले बच्चों की जो ड्रेस बनाने का काम है, ये हज़ारों लोगों को रोजगार दे सकता है। हम अपनी बहनों को ट्रेनिंग देंगे और सरकार उनके बनाए हुए वस्तुओं को खरीद करके स्कूलों आदि में सप्लाई करने का काम करेगी। बुक बाइंडिंग, कॉपी बाइंडिंग का काम इनको देंगे। इनको डिब्बाबंद खाना इत्यादि बनाना सिखाएंगे। यदि लिज्जत पापड़ सारे देश के अंदर मार्केटिंग हो सकती है तो हमारे यहाँ के बनाए हुई चटनी की क्यों नहीं हो सकती, तिमरू की चटनी की। हमारी बेड़ू और तिमले के अचार की क्यों नहीं हो सकती। कितनी विशिष्ट चीज़ें हैं हमारे उत्तराखंड के अंदर। हमारा ये जो बड़ा नींबू है, इसके अचार बना करके हम सारी दुनिया के अंदर उसकी मार्केटिंग कर सकते। हमने तय किया है कि अब आपकी ही मिट्टी से, आपकी ही खेती से, आपके ही पानी से, इसके स्वत्व से हम एक नए उत्तराखंड की रचनात्मक आर्थिक रूप से उन्नयन के उत्तराखंड की रचना करेंगे और उसके साथ हम महिलाओं को जोड़ने का काम करेंगे। हम उसके लिए छोटी छोटी मंडियां बनाएंगे पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर और उन मंडियों को बड़ी मंडियों के साथ, एपेक्स मंडी के साथ जोड़ करके और उनको ये काम सौंपेंगे कि वो हमारे उत्पादों को खरीदें गांव घर से
और उस उत्पाद की विस्तृत मार्केटिंग देश और दुनिया में कर सकें। जिस तरीके से हमने चौला है, जिसको आप मार्शा कहते हैं, मार्शा की मार्केटिंग का काम सौंपा हमने, और आज इसीलिए मार्शा के आपको अच्छे दाम मिल पा रहे हैं। हमने मडुए का काम सौंपा, आज जिस मडुए को लोग 5 रुपये में नहीं खरीदते थे, आज वो 60-70 रुपये में मिल रहा है। मेरा आपसे वादा है, मडुआ, झुमरा, कौड़ी, गहद, भट्ट आदि आदि जो हमारे उत्पाद है, इन उत्पादों को कि हम विश्वव्यापी मांग पैदा करेंगे। यदि हमने आपके मडुए की रोटी और आपके मडुए के बिस्कुट अमेरिका के लोगों को नहीं खिलाए, ब्रिटेन के लोगों को नहीं खिलाए, तो फिर हरीश रावत या मनोज रावत नाम क्यों हमारा जी? हम इस काम को करके दिखाएंगे। और उसके लिए हमने पहले बोनस की योजनाएं बनाई थी, दुग्ध बोनस, वृक्ष बोनस, जल बोनस, और हमने गाँव को मेरा गांव मेरी सड़क से जोड़ा था ताकि वहाँ का पैदा माल मंडी तक सुगमता से आ सके। इन्होंने वो योजना भी बंद कर दी, और जो हमने मडुआ, झुमरा, कौड़ी, मर्च आदि आदि पर जो बोनस की योजना प्रारंभ की थी, उसको भी उन्होंने बंद कर दिया। तुम उत्पादक को प्रोत्साहित ही नहीं करोगे तो कैसे, जब इसकी खेती से लाभदायी चीज़ पैदा नहीं होगी जिससे उसकी आजीविका हो सके, तो भाग करके नीचे नहीं जाएगा, पलायन नहीं होगा तो क्या होगा? तो हमने जो बोनस की योजना प्रारंभ की थी, हम उन बोनस की योजनाओं को फिर से लागू करेंगे, जिसमें मडुआ बोनस आदि की योजना भी सम्मिलित है। और उत्पादन आप करेंगे, आपको प्रेरित हम करेंगे, लेकिन उसकी मार्केटिंग करके ताकि एक अच्छा अर्थशास्त्र बन सके उत्पादक के बीच में और उपभोक्ता के बीच में, उस काम को हमारी सरकार करने का काम करेगी। उसके लिए हम व्यापक नीति कार्यक्रम बनाने का काम करेंगे। मुझे आप सबसे ये कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, विशेष तौर पर नौजवान दोस्तों से। नौजवान दोस्तों, कभी जब मैं आपसे बात करता हूँ तो मुझे बड़ी प्रेरणा मिलती है, बड़ा उत्साह मिलता है, एक एनर्जी लेवल मेरा बढ़ जाता है। लेकिन इधर आप बहुत संघर्ष में, कष्ट में हैं। क्यों? इसलिए कष्ट में है, सरकारी पद खाली पड़े हैं, घर में थाली पड़ी है, लेकिन आपको खाने नहीं दिया जा रहा है। लोग इन्होंने पद 28,000 पद रिक्त पड़े हुए हैं, इन्हें भरे ही नहीं पद। मैंने 3 साल के अंदर 32,000 लोगों को सरकारी नौकरी दिलवाई थी, और इन्होंने 3 साल में 3200 को, 5 साल में 3200 को नहीं दे पाए भाजपा के लोग। लाखों पद, 2 करोड़ से ज़्यादा पद देश में खाली हैं, तो इधर हमारे उत्तराखंड के अंदर 28,000 पद खाली हैं। तो इन पदों को भरने का हमने निश्चय किया है कि सत्ता में आएंगे, पहले साल ही इन पदों को भरेंगे। उपनल और दूसरे जो हमारे ऐसे अतिथि शिक्षक, दूसरे ऐसे अस्थायी कामों में लगे हुए लोग हैं, उनके लिए हमारा स्पष्ट ब्लूप्रिंट है। हम उन सबको सनय सनय स्थायी करेंगे, उनको उनका अधिकार देंगे। उपनल कर्मी मेरी बात सुन रहे हो तो इसको गांठ बांध करके कर ले। पहले भी हरदा नहीं किया था, आएगा हरदा तो हरदा ही इस काम को भी करेगा, क्योंकि उसके लिए एक समझ आवश्यक है। ये जो सत्ता में थे, इनके पास इसकी समझ नहीं थी। हम न केवल 28,000 पदों को पहले साल में भरेंगे, हर साल 10,000 पद सृजित करेंगे, नए 10% नए पद सृजित करेंगे, और हम स्वरोजगार को बढ़ावा देंगे। और स्वरोजगार के साथ यदि फिर भी कोई हाथ खाली रह जाता है तो उसको बेरोजगारी भत्ते से नवाजने का काम करेंगे। आज महंगाई ने सबकी कमर तोड़ दी। आज गांव-गांव में नारा गूंज रहा है, जब जब भाजपा आई है कमर तोड़ महंगाई लाई है। हमारे समय में जो 58 रुपये का तेल का 1 लीटर तेल मिलता था सरसों का, आज कितने में खरीदो आप जरा बताओ तो? 200 रुपये में। ये 142 रुपये किसकी जेब में जा रहा है? ये सरकार के कुछ चहेते लोगों, बड़े बड़े पूंजीपतियों की जेब में जा रहा है। उसी तरीके से गैस, हमारे समय में 415 रुपये का सिलेंडर था, आज 415 रुपये का सिलेंडर 1000 तक चला गया। हमारे केदारनाथ और जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, इनमें तो 1000 के ऊपर भी चला गया होगा। हमने तय कर रखा है, सत्ता में आएंगे इसीलिए मैंने एक नारा बनाया है,
कांग्रेस की बनेगी सरकार, गैस का सिलेंडर नहीं होगा 600 के पार। हम सत्ता में आएंगे तो गैस की सब्सिडी देंगे हर महीने हर परिवार को। हमने तय किया है कि कुछ विशेष तरीके के जो हमारे दालें आदि दूसरी चीज़ें हैं, तेल नमक आदि, इनको सस्ते गले की प्रणाली में लाएंगे धीरे धीरे। हमने ये भी तय किया है कि हम एक ऐसी प्रणाली डेवलप करेंगे जिससे आम आदमी भी, नीचे का आदमी भी अपना ठीक तरीके से जीवन यापन कर सके। मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूँ सोनिया जी को, यह उनकी कृपा है जो हमको ये सस्ता खाद्य सुरक्षा के अंदर सस्ता गेहूं चावल मिलता है। हम उत्तराखंड के अंदर भी जो अभावग्रस्त लोग हैं उनको पर्याप्त सुपाच्य और पौष्टिक आहार मिले, उसको सस्ते गले की दुकान की प्रणाली में उस व्यवस्था को भी लाने का काम करेंगे। मैं आप सब दोस्तों से, बहनों भाइयों से कहना चाहता हूँ कि बहनों भाइयों, हमने ये सब चीज़ें ऐसा नहीं है कि अचानक केवल चुनाव की प्रक्रिया के तहत सोची। हमने इसको एक कार्य योजना के तहत सोचा है। आपको मालूम है जब मैं मुख्यमंत्री बना था तो उत्तराखंड की में लोगों की औसत आय, वार्षिक आय 74,000 थी। किस तरीके से हमने उसको 3 साल के अंदर 1,75,000 पहुँचाया, तिगुनी भी थी। एक योजना के तहत की हमने राज्य के राजस्व को बढ़ाया। हमारी जिस 2017 में जो राजस्व वृद्धि दर थी वो कर्नाटक के बाद दूसरे नंबर पर थी, 19.5%। संसाधन उसी से जब पैदा होंगे तभी तो संसाधन बढ़ेंगे। पेंशनें ही अकेले मेरे सत्ता में आने से पहले 1,15,000 थी दे, हमने उसको 7,25,000 पहुँचाया 3 साल के अंदर। ये तभी संभव हो पाया जब हमने संसाधन भी बढ़ाए। तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हम संसाधन बढ़ाने का काम भी करेंगे, उस पर भी हमारा फोकस रहेगा। उसके लिए भी तो हमको मनोज रावत जी जैसे बुद्धिमान लोग चाहिए जिनके अंदर भावना हो। इस सरकार के अंदर अर्थव्यवस्थाएं चौपट हो गई। आपने देखा कोरोना काल में किस तरीके से लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। हमारी स्वास्थ्य सेवाएं आज चरमरा गई हैं, शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। हम इसको नया स्वरूप देंगे। अब तो बिजली भी नहीं मिल रही है। हमने न केवल सस्ती बिजली दी बल्कि हमने आपको 24 घंटा बिजली दी और देश के अंदर सबसे स्वस्थ बिजली देने वाले राज्य बने। और आज मैं ये कह सकने की स्थिति में हूँ कि सत्ता में आएंगे तो 100 यूनिट बिजली हम फ्री कर देंगे आते ही, और 200 यूनिट दूसरे साल तक फ्री कर देंगे। क्योंकि हमने इस तरीके का सिस्टम पहले भी बनाया है। हम अपने सिस्टम को सुधार करके इन सब बातों को कर सकते हैं। मुझे आप सबसे बातचीत करते हुए अच्छा लगा है। मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारे साथ उठ करके खड़े होइए। इस समय उत्तराखंड जिन बातों के लिए बना वो दौर खतरे में है, वो मूल्य खतरे में है, वो भावनाएं खतरे में है, जिसको मैं उत्तराखंडियत कहता हूँ। वो उत्तराखंडियत खतरे में है। हरीश रावत और कांग्रेस ही उस स्वरूप को फिर से स्थापित करने का काम कर सकती है। ये तो खाली नारा देते हैं संस्कृति का। हमने संस्कृति के क्षेत्र में क्या क्या कदम उठाए आप सबको मालूम है। हमने अपनी भाषा के संवर्धन के लिए क्या किया वो सबको मालूम है। हमने अपने झोड़े भगनौलू से लेकर के जागर तक, हमने ढोल से लेकर के अपने बुरांस तक, हमने सब चीज़ों को एक गति देने का काम किया। कभी आपने हमारा राज्य गीत सुना? उसको सुनिए। वो राज्य गीत हमारी सांस्कृतिक भावना का किस तरीके का उत्तराखंड है उसका ज्योति स्तंभ है, ज्योति स्तंभ है। तो हम वो करेंगे और एक ऐसा सक्षम उत्तराखंड देंगे, 21वीं सदी का समुन्नत उत्तराखंड देंगे। उसके लिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ, आइए हमारे साथ खड़े हों, कांग्रेस के साथ खड़े हों। जय हिंद, जय केदारनाथ, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंडियत।